एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा इमोशनल ईएमएफ, तो क्या था इसको थोड़ा हम रिव्यू लेते हैं। ये था ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of a conductor। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। जब यहाँ एंड्स की बात आ गई तो कंडक्टर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट नहीं कंडक्टर। ईएमएफ ने इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू इट्स मोशन, उस कंडक्टर के मोशन की वजह से। बस हमें ये देखना मोशन कैसा हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। और ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन किसमें होना चाहिए? और दो बातें सामने आई, एक तो मोशन होना जरूरी है, सो दिस इज नोन द मोशनल ईएमएफ। और इसके मोशन और मोशन भी इसमें कौन से फील्ड में होने की ज़रूरत है? मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं यानी ईएमएफ नहीं इंड्यूस तभी होता है जब फ्लक्स में चेंज होता है। और यह फ्लक्स में चेंज होने का एक नया तरकीब, नया तरीका हमने ईजाद कर लिया, वो है मोशन ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। 5 cos थीटा। और जब फ्लक्स में चेंज होगा कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात यहाँ हो रही होगी जिससे फ्लक्स में चेंज निकल के आता होगा। और जब फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता है। इसका हमने मेथड आपको डेरिवेशन करा के दिखाया हुआ है, और एक मेथड हम आपको और दिखाएंगे आज कैसे डेराइव किया जाए। पहले ये आज लिख लीजिए इंट्रोडक्शन में, फिर एक बार दोबारा फिर डेट डाल दीजिए, लेक्चर नंबर डाल दीजिए। मोशनल ईएमएफ क्या लॉजिक दे रहे? ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज आर द मोशनल ईएमएफ। देखना जरा ध्यान से, लिख लिया? बताओ हम आगे बढ़े। हाँ, मोशनल ईएमएफ। और जब तक इन्हें कुछ ना बोला जाए तो आप समझ लो कि मोशन, जब आप केवल मोशन लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन एज्यूम करेंगे। अगर स्पेस पे रोटेशनल मोशन की चर्चा होगी तो वो रोटेशनल बोलेगा वो। चलिए सुनो जरा ध्यान से। एक हम पैराडाइम बनाते हैं, एक अरेंजमेंट हम तैयार कर रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। वी कंसीडर ए क्लोज्ड ऑयल या वी कंसीडर ए क्लोज्ड लूप। ये रेक्टेंगुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हो गया ये। और इसमें आप कंसंट्रेट करो, ये जो पूरा डार्क ये दे रहे हैं, ये आप मान लीजिए इस वायर फ्रेम में, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम में 4 यदि साइडें होती है, उसमें एक साइड पर आप कंसंट्रेट कर जाएगी। ये जो हम डार्क ये दे रहे हैं इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो आर्म है ये भी कंडक्टर से मिलके बना हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको स्टडी करेंगे हम लोग। ये लीजिए, अभी फ़िलहाल ये पूरा यानी लूप जो है यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, लाई कर रहा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस साइन लगाए हुए हैं। ये लीजिए, चलिए मान लीजिए कि दिस लूप इज मूविंग विद ए वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव करा दिया, पूरा लूप हमने मूव करा दिया। चलो लूप का नाम रख लेते हैं ABCD। वैसे हमें बी नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है? बी हटा दो, ACDE। ये मेरे पास लूप है ACDE, लूप है। और ये लूप ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ मान लो B है, इसमें ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी V।
ये मान लो ये वाली लेंथ हम एल एज्यूम कर ले रहे, एल विद द लेंथ नहीं ऑफ द वन साइड सी डी ऑफ दिस लूप। और देखिए ये एल है, ये वाली साइड एल और ये वेलोसिटी वेक्टर बना हुआ है, एरो बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनके बीच एंगल कितना हो गया ये 90 डिग्री, यानी स्पेशल केस लेके चल रहे। और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वेलोसिटी वेक्टर और यानी ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इनके बीच एंगल कितना है। अगर नहीं मोशन करने का तरीका तो अच्छा वाला लूप था, लेकिन अच्छे वाले लूप में भी हमने क्या ढूंढ लिया, अच्छे भले लूप में भी हमने क्या ढूंढ लिया बताइए। हाँ, हमने ACDE लूप लिया है क्योंकि हम ये बता पाए करंट कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो लूप में ही फ्लो होता है ना। और स्ट्रेट कंडक्टर है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये स्पेशल केस जो ले रहे हैं वेलोसिटी V इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ठीक है। स्ट्रेट अंडर ए इन एंड सी है और ए इन एंड डी है, और ये धीरे धीरे मूव होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हमको यहाँ वीडियोग्राफी नहीं दिखा पा रहे, हमको यहाँ सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी बना रहे हैं। चलिए मान लीजिए पहले ये बना लीजिए, एट एनी इंस्टेंट जब हमने होश संभाला और हमें ये स्थिति दिखाई दी। एक फिगर अभी हम और बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाना चाहेंगे ये धीरे धीरे V वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, और जब ये वास्तव में इसलिए फील्ड के बाहर निकलेगा, और फील्ड के बाहर निकलेगा और क्या होगा बताइए, फील्ड के बाहर निकलने पर क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स डिक्रीज होगा। हाँ, और फ्लक्स डिक्रीज होगा, वेरी गुड, अच्छा बोला। फ्लक्स क्यों डिक्रीज होगा उसकी वजह बता सकते हो। फ्लक्स इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि फाइबर ऑफ बी ए कॉस थीटा है, यहाँ ओरिएंटेशन बदल नहीं रहा, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वही बनी हुई है। केवल हमने एरिया जो इफेक्टिव एरिया, यहाँ एरिया वो होता है जो फील्ड के अंदर है, जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो एरिया धीरे धीरे क्या होगा, ये एरिया कम होने लगेगा। इफेक्टिव एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया चेंज हो रहा है। तो ये मेथड हम जो बता रहे हैं, दिस इज द सेकंड मेथड टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मोशनल EMF। मोशनल EMF के डेरिवेशन और डेराइव करने का ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, जिसमें हम एरिया और चेंज करके हम इंड्यूस EMF का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो एक और फिगर ये बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड तैयार करेंगे जिसमें हम धीरे धीरे ये दिखाना चाहेंगे ये कैसे बाहर निकल रहा है, और इसको हटा दे रहे। अब हम फाइनल तस्वीर दिखा रहे, और ड्यूरिंग इट्स मोशन के दरमियान देखना जरा ध्यान से, वही लूप हमने फिर बनाया। जरा आइए, लूप का नाम क्या रखा हमने, बी हटा दिया, ACDE, और ये लीजिए ये V वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा था, और ड्यूरिंग इट्स मोशन ये तस्वीर बन गई। देखो जरा ध्यान से, डॉट डॉट डॉट, ये लीजिए, मतलब इतना पोर्शन बाहर निकल गया, फील्ड ये है, और ये फील्ड के बाहर निकल चुका है। ये लीजिए, तो अब बताइए क्या यानी फील्ड में लूप का पूरा एरिया है या यानी कुछ एरिया बाहर निकल चुका है। तो एरिया बाहर निकल रहा है ड्यूरिंग द मोशन, और इसकी जो फ्लक्स लाइनें हैं, जो फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है, वो डिक्रीज हो गया। तो एरिया यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, उस एरिया बाहर निकल गया। अगर हम ये मान के चले ये सारा आम जो है dt टाइम में मान लो, dt टाइम में, यानी टाइम dt वेरी 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 स्मॉल टाइम, और ये मान लो ये इतना एरिया, ये डिस्टेंस dx यानी ये आगे निकल गया बाहर। तो ये सोचना होगा इतना इफेक्टिव एरिया यानी ये बाहर निकल गया एरिया। तो ये आपने यानी ये इसमें लूप में ये वाला टुकड़ा यानी ये जो पोर्शन था स्ट्रेट पार्ट यानी ये इसको अंडर कंसीडरेशन ले रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है स्ट्रेट यानी कंडक्टर का जो जिसमें हमारी सारी कंडीशन स्पेशल कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो हम कहते हैं V इज परपेंडिकुलर टू L एंड V इज परपेंडिकुलर टू B, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसकी लंबाई क्या थी L, और ये फिगर ये बना लीजिए, और ये हम देख रहे हैं इन टाइम स्मॉल dt द लूप नहीं मूव आउट नहीं थ्रू लीनियर डिस्प्लेसमेंट
डी से बाहर आ गया। अब इतना एरिया नहीं रिड्यूस हो गया, एरिया में इतना चेंज हो गया। अरे भाई एरिया में चेंज नहीं आ पा रहे हो, इतना एरिया नहीं बाहर आ गया। वो आइए चेंज इन एरिया आ दो, केवल चेंज इन एरिया एल इंटू डी एस। हाँ एल डी एस। अच्छा ये बढ़ा या कम हुआ अभी फिलहाल? ये जो अरेंजमेंट कर रहे हो ये एरिया इतना बाहर निकल गया, अगर हम इसको एंटर अंदर लाते वो बढ़ जाता। अभी हम जो फिगर बना के चल रहे हैं उसमें बाहर निकाल रहे हैं और ये अब हो गया। तो खैर आपको यानी बाहर निकालना या अंदर करना दोनों तैयार रहना है। आपको सिर्फ यदि चेंज इन एरिया निकालना है और एरिया में चेंज कितना हो गया बताइए? एल इंटू डी एस। वेरी गुड। तो ये चेंज इन एरिया है और एरिया में चेंज होने से फ्लक्स में क्या हो जाएगा? हाँ और चलिए आइए चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स नहीं, फाई बराबर होगा डी बी ए और बी इन यहाँ एरिया में चेंज का सिंबल हो गया डी डी फाई बराबर बी टू डी ए। और हम पहले ये ले चुके हैं इसका जो एरिया वेक्टर है। देखो यार एरिया ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर है और एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये मालूम है आपको? प्लेन ऑफ द लूप। तो ये या हाँ या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। शायद जीरो अभी वैल्यू यानी जीरो होता है 180, यानी यहाँ पे नहीं। एक्चुअली जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो यानी ये जो वैल्यू जो है cos 0 या cos 180 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 या -1 होती है। यू टेक ऑल दी मैग्नीट्यूड। आप केवल मैग्नीट्यूड से आप चलाइए तो या तो यहाँ हम cos 0 लिखेंगे या हम यहाँ cos 180 लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की 1 होती है, +1 हो जाएगी, -1 होती है, लेकिन हमें यहाँ पे यू टेक ऑल दी मैग्नीट्यूड और फाई बराबर हमने आप चला लिया। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू बोलो। चेंज इन फ्लक्स ने डी फाई बराबर बी इंटू डी ए और ये हो गया डी फाई बराबर बी और इतना चेंज हो गया डी टी टाइम में डी ए। चेंज इन एरिया एल इंटू डी एस। लीजिए ये पहला स्टेप डाल दीजिए। हमें पहले स्टेप में हम निकालेंगे चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे। ये इन्हें हमारे पास अच्छी बड़ी फ्लूइड ऑयल थी जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और डी टी टाइम में ये डी एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आगे आउटसाइड ऑफ द फील्ड आ गई। तो देयर और यानी इफेक्टिव एरिया रिड्यूसेस, इफेक्टिव एरिया लिंक विद द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस। तो देयर विल सम चेंज इन फ्लक्स अर्थ नहीं। तो इसमें फ्लक्स में चेंज आ गया, हमें फ्लक्स में चेंज चाहिए और फ्लक्स में चेंज आने का मेन वजह था वेलोसिटी, मोशन बाहर जा रहा है। ठीक है, अब जरा फैराडे को याद कर लो। फैराडे क्या बोलता है? फैराडे ये बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कैसे निकालते हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? ई बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, याद है? ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी। तो यू टेक ओनली मैग्नीट्यूड। आप केवल क्या लेके दिखाना चाहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर डी फाई ओवर डी टी। फिर देखिए आप ई बराबर डी ओवर डी टी बी एल इंटू डी एस, ये ले लीजिए। और स्मॉल ई बराबर डी ओवर डी टी ब्रैकेट में बी एल इंटू डी एस। चलिए बताइए, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया और इसमें जब हमें मूव करा ए मोशन पूरे लूप ओ ए वी वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पूरी प्रोसेसिंग में, इस पूरे मोशन में कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है और कौन सा वेरिएबल जो पूरी मोशन के दरमियान कांस्टेंट बना हुआ है? क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड वही है जो है, क्या उसकी लंबाई चेंज हो रही है? एल, ये जो ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है केवल क्या वेरिएबल है यहाँ पर? हाँ डी एक्स। वेरी गुड। और आयदे में हम लोग क्या करना चाहिए बोलिए? इफेक्टिवली
ये डी फाई की पूरी वैल्यू लिखी हुई इसमें ये हटा दो, डी फाई की वैल्यू ये था, ये डी फाई की वैल्यू है बी एल डी एफ और ये हो गया डी टी। ऐसे लो ये इस तरह बता लो बी एल डी एफ ओवर डी टी, वो ऑपरेटर उसको हटाओ तो ये ऑलरेडी डी फाई की वैल्यू लिखा हुआ, डी फाई की वैल्यू लिखा हुआ है, ये फाई की वैल्यू नहीं लिखा हुआ, डी फाई की वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और चीज़ और आसान हो गई, बी कॉन्स्टेंट रहा, एल कॉन्स्टेंट रहा, लेकिन डी एक्स नहीं कॉन्स्टेंट नहीं, उसको डेरिवेटिव ये जो डी एक्स जो है वेरिएबल है और इसको वेरिएबल के साथ में लिखना होगा, और डी एक्स नहीं ओवर डी टी, इसको ऐसे ले लीजिए। और ई बराबर बी एल डी एक्स ओवर डी टी, बताइए डी एक्स और डी टी को एल प्लस ए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाएगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया डी एक्स ओवर डी टी। और ये फाइनल आंसर बोलो क्या आ गया? बी एल इंटू वी, बी एल वी, जिसको हम लोग याद करते हैं स्मॉल ई बराबर बी बी एल, इस ऑर्डर में लर्न कर देते हैं बी बी एल। और ये लीजिए ई बराबर बी बी एल, और ये वही रिजल्ट आ गया जो हमने अल निकाला था। और ये सेकंड मेथड है जिसमें हम मेरी क्या चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, इफेक्टिव एरिया ऑफ द ऑयल। तो आपको दोनों मेथड से डेरिवेशन आने चाहिए। ठीक है, अगर करंट निकालने की बात करें कि भैया यानी जब ई एम एफ इंड्यूस इसके अक्रॉस डेवलप हो गया, ये वाला एंड और ये वाला एंड इसके अक्रॉस नहीं, ई एम एफ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंड्यूस हो गया है बी बी एल, तो इसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा जिसको इंड्यूस करंट बोलेगा। और इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए वही तरीका यानी इस्तेमाल करना जिसको हम बोलते हैं लेंज लॉ, कौन सा लॉ बोलते हैं? लेंज लॉ। और लेंज लॉ से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अगर ये पूरा पूरा नेटवर्क, ये पूरा सर्किट जो बना हुआ लो लूप, इसका रेजिस्टेंस है, अगर हम कैपिटल आर मान लें तो इस इंड्यूस ई एम एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर से हम लोग इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे, आई बराबर ई अपॉन आर। तो एक बार बी बी एल मिल जाए, इंड्यूस ई एम एफ मिल जाए, ई अपॉन आर से हम आई निकाल लेंगे। और आई की डायरेक्शन के लिए अभी हम आपको लेंज लॉ पर ही ले जाएंगे, फिर इसके लिए जब अभी मोशनल ई एम एफ का सवाल आएगा तो हमें इन्हीं प्रॉपर लॉ और आएगी जिससे बहुत आसानी से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। तो अभी हमें इंट्रोडक्शन देंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। और ये स्पेशल केस था जिसमें हमने क्या किया, हमने यानी कौन सी कंडीशन एडॉप्ट कर इसको सॉल्व किया, बताइए। इस समय यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या लिया था, बताइए। हाँ, ये फार्मूला तब एडॉप्ट किया है बी बी एल वाला जब नहीं जो कंडक्टर है उसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है। और अगर कोई एंगल थीटा बना ले चलते तो अगर नहीं ये वेलोसिटी और वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता तो हम फिर मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो वेलोसिटी के फॉर्म उसमें आ जाता। तो आपको याद है बी बी एल साइन थीटा आ रहा था। हाँ, तो ये अगर मान लो कोई सवाल में एंगल थीटा दिया होगा तो हम बी बी एल साइन थीटा कर लेंगे। ठीक है, तो हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई ये जो इमोशनल ई एम एफ डेवलप हो गया, इतना सर्किट इज क्लोज्ड, देन यानी इंड्यूस करंट इन विल फ्लो इन ए क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू यानी मोशन ऑफ कंडक्टर। और अगर ये स्टेट कंडक्टर है वो फील्ड में मूव कर रहा है, उससे इमोशनल ई एम एफ डेवलप हो जाएगा, इमोशनल इंड्यूस ई एम एफ, और उससे करंट भी फ्लो होगा इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डेलीगेटिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं। और इंड्यूस करंट क्यों पैदा हुआ? ड्यू टू इंड्यूस ई एम एफ, या सीधे इन्हें बोलो ड्यू टू मोशनल ई एम एफ, ड्यू टू मोशनल इंड्यूस ई एम एफ। ये लीजिए डायरेक्शन अपनी इंड्यूस करंट निकालेंगे आज हम लोग ड्यू टू मोशनल इंड्यूस ई एम एफ या ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का रूल लेके फिर आ रहे हैं।
एक बार हमने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया है जिसमें लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। जब जब हमें F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा मैट्रिक लॉरेंज फोर्स या F बराबर बी आई एल साइन थीटा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वाला डायरेक्शन और F बराबर यानी क्यू वी वेक्टर क्रॉस यानी बी वेक्टर ये मैट्रिक लॉरेंज फोर्स है। और ये यानी करंट यानी कंडक्टर जब मैट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है उस समय फोर्स लगता है इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है बी आई एल साइन थीटा, इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। लेकिन आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कौन सा बेटा रूल? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अब इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहले अच्छी तरह से भाप लो। ये हम जब इंड्यूस करंट निकालेंगे वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन आज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ है? हाँ चलिए ऐसे मान के चलिए, देखो सारे बच्चे सुनना चाहते हैं, इसमें मास्टर बनना आप लोगों को। ये लीजिए ये कंडक्टर है, ये लीजिए कोई भी कंसीडर दिस कंडक्टर नहीं पी यू, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से, और वी वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये क्रॉस वाले साइन समझ जाओगे, आई के साइन है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, आपको राइट हैंड निकालना है। आज आपको कौन सा हैंड यूज करना है? राइट हैंड। तो ये मत पूछना लेफ्ट और राइट क्या होता है। हम राइट हैंड निकालेंगे, स्ट्रेचेस करेंगे और अंगूठे के बगल वाली दोनों उंगली को आपस में परपेंडिकुलर कर देंगे। एक यानी अंगूठा होगा थंब, अंगूठे ठीक बगल वाली उंगली क्या कहलाती है? फोर फिंगर कहलाती है। और सबसे बीच वाली मिडिल फिंगर, या हम यहाँ फिजिक्स में क्या बोले? सेंट्रल फिंगर, सेंटर है ना, सेंट्रल या हाँ जैसा ही बोल रहा हूँ सेंटर फिंगर। लीजिए सेंटर फिंगर बोल दिया। देखो जरा हाँ हमारा देखिए, अंगूठा लेंगे और उसके बगल वाली दो उंगलियां लेंगे, देख रहा है? अंगूठा और उसके बगल वाली ये दो उंगलियां, ये भी आर इन्हें मोड़ दो हमेशा लिए। और ये अंगूठा और उसके बगल वाली दो उंगलियां, इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर और इस तरह स्ट्रेचेस और ऑल इन ऑफ द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे पहले लॉ लगाने से पहले ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर कर दीजिए। थंब यानी एंड फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, ऑल ऑफ द थ्री फिंगर यानी आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सुनना क्या होने वाला है। नाउ द फोर फिंगर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर इधर ले जाना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर डायरेक्टेड करना है। फोर फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे बनाया हुआ है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन में है। अरे ये आप ये वाली उंगली अंगूठे के बगल वाली उंगली को प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे ले जाइए। उसके बाद की बात सुनना, ये जो अंगूठा है इसका क्या करा जाए? नाउ द थंब यानी पॉइंट यानी इनटू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में कर दीजिए। कंडक्टर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, और देखो ये उंगली हमने अंदर कर दी और ये कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में अंगूठा ले गए। अब जरा आइए सेंट्रल फिंगर इधर जा रही है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्लेन ऑफ द पेपर पैरेलल है और कॉपी का जो पेज बना हुआ है पेज के नीचे नहीं जा रहा, पेज के ऊपर जा रहा है। और इसमें ये जो सेंट्रल फिंगर की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल फिंगर दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट। और सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन हमें क्या दे देगी? देखो ये इस तरह याद करते हैं कि एफ जो होगा, एफ माने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में वो यहाँ पर भी है। एफ को हम इसकी डायरेक्शन में डालेंगे,
फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड। हम इधर रखा जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। हम वो कंडक्टर के डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ रखेंगे। वी जो वेलोसिटी वेक्टर वी है उस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं। अब बचा हुआ सेंट्रल फिंगर है। सेंट्रल फिंगर अब लोग सी फॉर अरेंट। ये विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस अरेंट। और ये हमें इसकी डायरेक्शन देगी। ये हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगी। और एक्चुअली मोशनल इंड्यूस ईएमएफ से सेटअप होने वाले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और अगर ये इस्तेमाल नहीं करोगे वही तरीका पहले वाला हमारे पास ऑलरेडी है, यूनिवर्सल लॉ है हमारे पास। और वो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? हाँ, वो लेंज लॉ का इस्तेमाल कर लेंगे हम। पहले मेन ऑल पता लगे कि ये क्यों पैदा हुआ और जिस वजह से पैदा किया जाएगा उसी का हम अपोज करने लगेंगे और उस डायरेक्शन में हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है। तो ये वो प्रश्न जब पढ़ेंगे जो हमें प्रॉब्लम दी जाएगी उसकी लैंग्वेज पढ़ के उसकी पूरी परिस्थितियाँ जान के अब हम लॉ लगाएंगे कि कौन सा लॉ लगा के हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाए। और ये एडिशनल हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और ये रूल केवल तभी लगेगा जब कोई इंड्यूस करंट मोशनल ईएमएफ से डेवलप हो जाए जिसमें कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ लगा रहा हो। ठीक है, नोट कर दिया। हाँ, 4 फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में रखना होगा। थंब जो होगा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर की ओर रखना होगा। और बचा हुआ सेंट्रल फिंगर है, द सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस यानी ईएमएफ डेवलप होने के लिए दांत तो सुनना, कोई कंडक्टर है, फिर एक बार आएगी इंड्यूस यानी ईएमएफ और वो भी मोशनल इंड्यूस की बात चल रही है। फिर एक बार जवाब देना आप सारे लोग। इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ में नहीं, ये कंडक्टर ले लिया, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें क्या होना जरूरी है? मोशन होना जरूरी है, तभी इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहली बात, नेसेसरी कंडीशन कंडक्टर शुड बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसके अंदर मूव करने की जरूरत है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं मूव करने की जरूरत है। लेकिन एक बात ये ध्यान देना कि इसके एंड के अक्रॉस नहीं ये मूव, जब मैग्नेटिक फील्ड मूव कराओगे तो ये ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड जब में मूव कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अपने यानी फिजिक्स की थ्योरी में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी लाइनें बोली जाती हैं? हाँ, मैग्नेटिक यानी फ्लक्स लाइन। सुनते जाना बहुत ध्यान से, नहीं तो सावधानी हटिए, दुर्घटना घटने वाली बात होती है। पहली कंडीशन नंबर 1 मोशन होना जरूरी है। नंबर 2 इसके अंदर मोशन हो रहा है, फील्ड के अंदर हो रहा है। नंबर तीसरा सुनिए, फील्ड है और यानी फ्लक्स लाइन के अंदर हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे, इस तरीके से मूव करना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें होंगी, जैसे आपने ये क्रॉस लगाते हो, इसका मतलब समझते हो इसकी फील्ड लाइनें अंदर जा रही होंगी, और अगर डॉट 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 लगाते हो ये फ्लक्स लाइनें बाहर आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हमने ये दिखाया, ये कुछ लाइनें बना दी। ये लीजिए, आप जहाँ बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ आप हमारी क्लास को ले रहे हो, आप आइए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? बताइए। है, वेरी गुड। हाँ, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छी बात है, वेरी गुड। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ बस। और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, उसको फील्ड को क्या बोलते हैं?
अर्थमेटिक फील्ड है। वेरी गुड। तो जब अर्थमेटिक फील्ड की बात करते हैं उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं फील्ड के? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होते हैं और उस वहाँ पर कौन से होंगे? वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये बताया गया कि जब नहीं आपका कंडक्टर यानी मूव करेगा तो वास्तव में जो फ्लक्स लाइनें हैं उसको क्रॉस करना चाहिए, उसे कट करना चाहिए। ये स्टार बना के लिखेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स मोशन in a magnetic field ये देखो लिखा CUTS, कौन सा शब्द उठाया? कट। और लगातार मोशन जारी है वो आप कटिंग CUTTI कटिंग या कट इट्स फ्लक्स लाइन। उसको यानी कंडक्टर को क्या करना जरूरी है बताइए? कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव करना चाहिए ताकि वो फ्लक्स लाइन को क्या करता हुआ निकले? क्रॉस करता हुआ, कट करता हुआ निकले। क्रॉसिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कटिंग द यानी फ्लक्स लाइन। अभी तो ये लाइनें बनी है, उस लाइनें हमने बना दी, चलो यही लाइनें मान लो। और ये मान लो ये मेरा कंडक्टर मान लीजिए। कंडक्टर अभी ये लीजिए, ये कंडक्टर ये है। बताओ ये कंडक्टर अभी कैसे रखा हुआ आपने बताइए? ये कंडक्टर जो रखा हुआ है, ये लाइनें जो बनाई पैरेलल में रखा हुआ ना, पैरेलल में। और देखो ये कंडक्टर हम यानी इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको नीचे ले जा रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। भाई क्या ये फ्लक्स लाइनों कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, वेरी गुड। और इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब जरा आना हमें और अगर हमने इसको ऐसे घुमाना शुरू किया तो बताइए, ये देखो यहाँ पे ये, चलो मान लो ये ज्योग्राफी यानी नॉन डायरेक्शन हो गया और ये ज्योग्राफी साउथ डायरेक्शन हो गया। और ये जो लाइनें हैं ये कौन सी लाइनें हैं? वर्टिकल कंपोनेंट वाली लाइनें या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली लाइनें हैं? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। और उसी में कोई कंडक्टर दौड़ लगा रहे हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। आपको सिर्फ ये बताना है क्या वो मोशन के दरमियान उस कंडक्टर के दोनों एंड जब मोशन कर रहे हैं क्या वो फ्लक्स लाइनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उस एग्जाम्पल लेके चलेंगे और फिर बताना हमें, फिर आपकी परीक्षा हम लिए ले रहे हैं। ये कंडीशन लेकिन जरूर जोड़ लो, एक मोशन होना जरूरी है, दूसरा नहीं मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना जरूरी है, और तीसरा नहीं ये जो पॉइंट है ये जरूर नोट करो इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्ट्स इन फ्लक्स लाइन है देन ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। उसके बाद जब तीनों कंडीशन हो जाए तो आप कहेंगे देन मोशनल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो फिर कंडक्टर के एंड्स की ओर ये ईएमएफ में इंड्यूस होगा। अभी उस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर हमें बताना। ठीक है, ये चलो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुनना वो ध्यान से। क्या लिखा हुआ बड़ा बड़ा हमने एक्सल ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन। चलिए ये मानते चलिए ये एक्सल हो गई,
दिस इज द एक्सिस ऑफ द व्हील, ये एक्सिस ऑफ द व्हील होगी, एक्सिस ऑफ द व्हील ऑफ द ट्रेन। और जब ट्रेन मोशन में होगा और ये एक्सिल भी मोशन में होगा, ठीक है। ये व्हील इसमें चलेगी, ये लीजिए, ये व्हील जो है व्हील इसमें दौड़ेगी, वेरी गुड। व्हील यदि रेल पर रन करेगी और व्हील इसके साथ अटैच्ड है एक्सेल के साथ, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेल के साथ अटैच्ड है। मेरी फिजिक्स में ये एक्सेल क्या बन गया, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। चलो मान लो स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ये लीजिए डायरेक्शन ऑन था हो गया ये। अच्छा, ये जब रेलगाड़ी जनरली जब दौड़ रही है और रेलगाड़ी जो है दौड़ रही है, उसका एक्सेल का जो मोशन है वो, ये मान लो पेन मेरा एक्सेल है, देखना जरा ये पेन मूव कर रहा है, ये उसका मोशन है, ये जो हो रहा है ये ऑन था हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है या सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जब कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा, सुनना ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जो है ना वो ऑन डायरेक्शन मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो उसे ऑन सा मैग्नेटिक फील्ड करेगा, हाँ। ये बच्चे ने बहुत 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 दिमाग से सही जवाब दिया। जरा नाम बताओ अपना। नाम सुन नहीं पाए, एक बार दोबारा बोलो। हाँ, देशांत ने सही बोला, ठीक सही बोला। क्योंकि अगर नहीं आपने वो हॉरिजॉन्टली एक्शन और मूव करा रहे ना, वो जरा दिमाग पर जोर डाली, हमने वहाँ कटिंग करने वाली कौन सा फील्ड का कंपोनेंट है, अर्थमेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो कट कर रहा है। और ये मेरी उंगलियाँ देखो, ये उंगलियाँ जो है ये अभी वर्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को इंडिकेट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन। दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ड्यू टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है जो होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। और जब ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, और जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे तो इन लाइनों क्रॉस कर निकलेगा। और जब कोई कंपोनेंट, जब कोई कंडक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा, हमने ना ईस्ट बोला, ना वेस्ट बोला, ना नॉर्थ बोला, ना साउथ बोला, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल रहे। और जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसकी जो रेल है, उसकी रेल किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, लेकिन हमें संभावना नज़र आती है कि व्हेन इट मूव इन हॉरिजॉन्टली और इट कट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थमेटिक फ्लक्स लाइन। वो अर्थमेटिक फील्ड जो वर्टिकल यानी फ्लक्स लाइन है उसको कट करता हुआ निकल रहा है। और इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा, बताइए। होगा, लेकिन उसने हाँ होगा, लेकिन उसने कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, बीबी जिम्मेदार है या बीएच जिम्मेदार है? वेरी गुड, बीबी जिम्मेदार है। तो ये वहाँ प्रॉपर कटिंग हो रही है, प्रॉपर कट कर रहा है वो फ्लक्स लाइन हो। चलिए अब यही सवाल हम फिर दोबारा उठाते हैं। यही कंडक्टर मेरे हाथ में है, ये मेटल कंडक्टर, मान लो ये मेरा पेन, सारे बच्चे सुनना। और ये कह रहे ये पेन जो है, सुनना बहुत ध्यान दे, ये पेन नहीं, हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा रहे हैं इसी डायरेक्शन में। देखो ये अब पेन को जब वर्टिकल मूव कराएंगे, और वर्टिकल जब मूव कराएंगे तो ये संभावना बनती है, जब वर्टिकली मूव करा रहे हैं और ये वर्टिकल कंपोनेंट को कट नहीं कर रहा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट की लाइन ये है, और ये ऐसे गिरेगा, और ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, और ये बात दिमाग में अच्छे से बैठ लो कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा कंडक्टर तो इसका कोई रोल नहीं होता। ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, सुनो, ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थमेटिक फील्ड। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेट कंडक्टर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, उसके एंड के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके लिए बीएच रिस्पॉन्सिबल नहीं होता।
भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर नहीं वर्टिकल कंपोनेंट, अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है, ओंधा मोशन हो रहा है, ये मोशन ओंधा हो रहा है, ये स्ट्रेट कंडक्टर बिल्कुल नहीं इस तरह जैसे हम दिखा रहे तस्वीर वैसे ही गिराना है, ऐसे नहीं गिराना। स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह से नहीं, ये खुद अपने आप में हॉरिजॉन्टल है, खुद हॉरिजॉन्टल है और ये गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और जब नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, एक कंडक्टर हैविंग द सर्टेन लेंथ है नहीं इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। हाँ, अब अगला प्रश्न ये होगा क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो ये बी एच जो है इसकी डायरेक्शन होती है, ध्यान दो, बी एच की डायरेक्शन क्या बताई हमने आपको। बी एच की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ज्योग्राफी यानी साउथ से लेके ज्योग्राफी बोलो नॉर्थ, ये बी एच की डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वो है ही, हाथ में डायरेक्शन क्या है पर्टिकुलर है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। चलो ये जो कंडक्टर है, सुनना ध्यान दे, ये कंडक्टर भी हमने साउथ से नॉर्थ ले लिया। ये कंडक्टर कैसे ले लिया अभी फिलहाल हमने, हमारे हाथ में इसकी डायरेक्शन क्या मान ली हमने, साउथ से नॉर्थ। हाँ वेरी गुड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में कंडक्टर ये दोनों एंड ये, और इसको वर्टिकली गिराएगी, वर्टिकली गिराएगी। क्या कोई भी कंपोनेंट अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड इसको कर रहा है नहीं कर रहा है, वर्टिकल अरेगी नहीं क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल अरेगा लेकिन उसकी संभावना है उसको देखना पड़ेगा। और ये अभी हमने इसकी डायरेक्शन कौन से आ गई, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, और इसकी जो लंबाई है इसकी जो, हाँ वो ये अट नहीं कर रहा है। और अगर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है और वर्टिकल मोशन हो रहा है, नोट कर लो अपनी मातृभाषा में, अगर कोई कंडक्टर वर्टिकली फॉल हो रहा है लेकिन उसके कंडक्टर के दोनों एंड जो है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द साउथ, इसकी जो पूरी लेंथ है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन पैरेलल में है, तो ये कोई भी फ्लक्स वो कट नहीं कर रहा है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, और इसीलिए इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलिए ऐसा करते इस कंडक्टर को ऐसे करो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ले लो, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ये होगी, चार लाइनें ये इस तरह से होंगी, हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसी बहुत सारी लाइनें बना देगी। अर्थ की सरफेस पास में मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी ये फ्लक्स लाइनें होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नहीं गिरा रहे, वर्टिकल फॉल करा रहे, इसकी डायरेक्शन हमने ईस्ट वेस्ट बोल दी, या कोई भी डायरेक्शन बोल दो, केवल नॉर्थ साउथ छोड़ दो और इसको वर्टिकली फॉल करा दीजिए। और वर्टिकली फॉल कराएंगे और इसमें नहीं फ्लक्स नहीं कट होंगे, और ओम से फ्लक्स लाइनें कट करेंगी, ओम से कंपोनेंट की फ्लक्स लाइनें कट हो रही है अभी, हाँ, और बी एच वाली हो रही है। और बी एच वाली तभी होती है जब यानी हमारा कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर फॉल्स नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट इन, कौन सी डायरेक्शन छोड़ दी इन्होंने, एन एस। तो अगर कोई कंडक्टर फॉल गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट इन एन एस, तो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, बी एच, और यानी हाँ, और ई बराबर हो जाएगा बी एच स्मॉल बी इंटू एल, और वो 90 हम ले रहे हैं तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। और अगर कोई एंगल बनाना है वो एंगल ले लेगी, और ये बी भी तब इस्तेमाल होता है जब कोई मोशन नहीं हॉरिजॉन्टल कर रहा हो, कंडक्टर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो इस तरह के सवाल बनेंगे बहुत सारे, इनको भी देख लेना। चलिए तो अब सुनिए,
अभी इमोशनल ईएमएफ ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बहुत सारी संभावना होती है इमोशनल ईएमएफ से उत्तीर्ण बनने की। वी कंसीडर अगेन ए स्टेट कंडक्टर। चलिए ये कंडक्टर हमने ले लिया, कोई भी नाम रख दीजिए, ये लीजिए PQ। और ये कंडक्टर ने आज नहीं, इसको हम क्या कराएंगे, अभी हम जो कहानी सुना रहे उसमें सारा मोशन था लीनियर मोशन, अब हम रोटेटिंग मोशन लेके चलेंगे। ये कंडक्टर जो हमें अभी दिख रहा है, ये मान लो T बराबर 0 पर दिख रहा है, और एक ऐसे फील्ड में दिख रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये लीजिए, कुछ देर के बाद ये वाला एंड हमें यहाँ नज़र आया, देखना ध्यान से, ये यहाँ नज़र आ गया, ये Q वाला एंड हमें यहाँ नज़र आ गया Q डैश पर, P वाला एंड P पर ही नज़र रहा, और A एंड P पर रहा, और A एंड कुछ देर बाद Q डैश पर आ गया, तो हम समझ रहे ये टर्निंग इफेक्ट देने लगा। कंडक्टर इज नाउ मूविंग विद द सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। हम लीनियर वेलोसिटी नहीं बोल रहे, अब हमें लग रहा है A एंड वहीं पर रहा, दूसरा एंड मूव कर गया, Q डैश पर आ गया, तो इस तरह इसमें एंगुलर वेलोसिटी बनी होगी, इसने रोटेशनल मोशन दिखाना शुरू कर दिया। और मान लीजिए कि यहाँ पर आते आते टाइम हो गया T टाइम में इसने यहाँ पर एंगल बना लिया थीटा। कंडक्टर की लेंथ हमने चलो मान ली L। आप बताइए कि इस L लंबाई L लेंथ का जो स्ट्रेट कंडक्टर था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करते हुए T टाइम में थीटा एंगल बना रहा है, वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर थीटा अपॉन T पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, ये एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा और थीटा अपॉन T, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। चलिए आप बताइए, अगर यानी टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ना ले ले, 0 से T का टाइम बहुत स्मॉल है, ये जो इसने ज्योमेट्री बना ली, ये ज्योमेट्री कौन सी दिखाई दे रही है, लगभग अप्रॉक्स ज्योमेट्री ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा पहला प्रश्न यही होगा, बताइए एरिया स्वेप्ट बाई ए कंडक्टर इन ए टाइम स्मॉल T। चलिए भाई, टाइम स्मॉल T में इतना एरिया झाड़ू मार गया ये कंडक्टर, और ये स्वेप कर गया, स्वीप कर गया। एरिया स्वेप्ट बाई कंडक्टर इन टाइम स्मॉल T इक्वल टू 1/2, इन्होंने ट्रायंगल जैसा नज़र आ रहा है, बेस इनटू हाइट, यही फार्मूला होगा ट्रायंगल। अब ये लीजिए, और ये वाला जो आर जैसा नज़र आ रहा है, ये लगभग स्ट्रेट मान लेंगे फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, और ये बेस का रोल प्ले करेगा, ये अप्रॉक्स 90 हो जाएगा, और बेस इनटू हाइट, आपने फार्मूला और सुना होगा, एंगल बराबर आर अपॉन रेडियस। बोलिए, एंगल इक्वल टू आर इन अपॉन रेडियस। और जरा, और ये आर जो है, ये जो आज हमारा बेस का रोल प्ले कर रहा है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल टू रेडियस, और ये हो जाएगा 1/2, एंगल है थीटा, रेडियस हो गई L थीटा। और जरा ये देखो, ये हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये हाइट ले लो या ये हाइट ले लो, ये हो गया L। अब भाई इतना एरिया स्वीप कर गया, 1/2 L पर थीटा, ये लो नंबर ये डाल दीजिए, लो जरा फिगर बनाइए, ये हेडिंग ऊपर वाली हेडिंग के लिए जगह छोड़ दिया करो। और अगर ये कंडक्टर है, रोटेटरी मोशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन है, और जब मोशन होगा तो हमने क्या बोला, 3 कंडीशन, मोशन हो, फील्ड के अंदर हो, और वो फ्लक्स लाइन हो, क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। अब आइए, यहाँ फ्लक्स लाइन कट हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ फील्ड ऐसा लिया है, यहाँ फील्ड लिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी यहाँ पे ये जो कंडक्टर जब ऐसे मूव करेगा और फ्लक्स लाइन वो कट कर रहा है, और जो कट कर रहा है वही एरिया निकाल रहे हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर इन टाइम स्मॉल T, और इतना एरिया स्वेप्ट कर गया। अच्छा, और हम ये देखना चाहेंगे, जब इतना एरिया स्वेप्ट कर गया और इतने एरिया से इतना फ्लक्स लिंक रहा होगा, इस कंडक्टर में इतना, यानी इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कट कर दी, यानी फ्लक्स ने
लिंक विद द कंडक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। बताइए इतना फ्लक्स लिंक रहा होगा, इतना फ्लक्स कट कर दिया होगा टाइम टी में। फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फाइव ऑफ बी ए कॉस थीटा। फिर वही बात रही यहाँ पे एरिया वेक्टर और यानी मैट्रिक्स वेक्टर का एंगल क्या मानने चले गए आप लोग, आइदर 0 और 180। यू टेक ओनली मैग्नीट्यूड, हाँ 0 ही मान लिया करो। और एरिया वेक्टर वो भी प्लेन एक परपेंडिकुलर होगा, ये जो ज्योमेट्री बनी है, और मैट्रिक्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। और फाइबर और बी ए। चलिए अगले स्टेप में आइए, फ्लक्स लिंक बोलिए, फ्लक्स कितना लिंक्ड हो गया। फ्लक्स लिंक दे रही फाई इक्वल टू बी टू ए, यानी फाई इक्वल टू बी यूनिफॉर्म ए की वैल्यू आओ, कितना एरिया इसने सेट आउट किया 1/2 एल स्क्वायर इंटू थीटा। और थीटा इज हियर दिस द एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट कंडक्टर इन ए टाइम स्मॉल टी व्हाइल इट रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये फ्लक्स निकाल दिया हमने। नोट कर दो सेकंड नंबर, फैराडे को याद करो। फैराडे क्या बोलता है, जब नहीं फ्लक्स नहीं किसी स्ट्रेट कंडक्टर के मोशन की वजह से वो फ्लक्स लाइनें कट करेंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस इट्स एंड। और यहाँ ऐसा सब कुछ हो रहा है। और बताइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता देना चाहिए। यू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड डी ओवर डी टी ऑफ ने फाई। ले लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर डी ओवर डी टी ऑफ ने फाई। ठीक है, और ये हो गया ई इक्वल टू डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 1/2 एल स्क्वायर थीटा इंटू बी। आप बता दीजिए कौन सी चीज़ें हैं जो रोटेटरी मोशन रोटेशनल मोशन करने के दरमियान कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट के रूप में माने जाएगी, कौन सा पैरामीटर ऐसा जो वेरिएबल है। वेरी गुड, थीटा अंदर रखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल लो। 1/2 एल स्क्वायर बी बाहर ले ले, और ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी ओवर डी टी, ये थीटा एक साथ लेके अंदर रखना है। ये लीजिए लिख लीजिए ई बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर डी ओवर डी टी ऑफ थीटा। ये जो आप लिखे हुए बैठे हो ओमेगा और थीटा और टी, ये हमने पढ़ा है 11th में। अगर टाइम का इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है तो ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तुम यहाँ बोल रहे हो ये डी टी टाइम के लिए डी ओवर डी टी ऑफ थीटा, ये क्या मान लिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, तो ये हो गया 1/2 एल स्क्वायर इन बी टू ओमेगा। ठीक है, बोलिए ई बराबर, नोट कर लो। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें मोशन कौन सा यूज हो गया, ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या कहलाता है, लीनियर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसलिए इंस्टेंटेनियस नहीं बोलेंगे, सिर्फ नहीं एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे। और जब एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है तो ये हो गया मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन। इसे बोलते हैं रोटेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या मोशनल पूरा बोलेंगे मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो ये इम्पोर्टेंट डाल दो, बहुत ध्यान से इम्पोर्टेंट डाल दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये हो गया हेडिंग होगा टॉप पर मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू कौन सा मोशन चल रहा है, रोटेशनल मोशन of a conductor inside the magnetic field. Inside the magnetic field, motional induced EMF due to the rotational motion of a conductor inside the magnetic field। और उसका रिजल्ट आपके सामने है, चीज़ों को लर्न करना है और
एक ट्रेडिशनली लिखना है, परंपरा तरीके से लिखना भी होता है, तो इस तरह से याद नहीं किया जाता। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे E/2 B कॉन्स्टेंट, तो हम अक्सर कॉन्स्टेंट टर्म पहले लिखते हैं ना, पहले कौन से टर्म लिखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म। तो हाफ ले लिया और मैट्रिक फील्ड ले लिया, फिर लिखा L², फिर लास्ट में लिखा ओमेगा। और E इस तरह से याद कर लेते हैं, E/2 नहीं BL² ओमेगा, ठीक है। B is the uniform magnetic field, L is the length of the conductor, omega is the angular velocity during its rotational motion। लेकिन जब आप कोई प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल लगाते हो, जरूरी नहीं हर समय आपको ओमेगा ही मिल जाए। आपने 11th में ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ा था, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में नंबर, हाँ, नंबर ऑफ द रोटेशन, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन इन पर सेकंड RPS में दिए होते हैं। और अगर यानी ओमेगा नहीं दिया, ओमेगा इसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा 2πν में। अब बताइए फार्मूला कैसे बनेगा, 1/2 B/L², ये हटा BL², हाफ नहीं BL² इंटू 2πν। चलिए आइए, क्या रहा फाइनल आंसर, कौन आना चाहेगा, कौन सी चीज़ इसमें बढ़ गई और कौन सी चीज़ हट गई। ये 2 चला जाएगा, पाई इसमें एक्स्ट्रा आ गया ना, और पाई शुरू में ले लो कांस्टेंट टर्म में, पाई BL², ये ऑर्डर सेम, ये पाई BL² इंटू न्यू बोलो, और E बराबर हो गया पाई BL² न्यू। तो आपको ये दो फॉर्म याद रखने, एक नहीं इन टर्म ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी और एक नहीं इन टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। और दिस आर द मोशनल इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरा टॉपिक चल रहा है मोशनल EMF का। एक बार हम लीनियर मोशन में स्टडी करेंगे, एक बार हम एंगुलर रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे। आपको देखना है ये सवाल जो प्रॉब्लम आती है उसमें कौन सा मोशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। फार्मूले नोट कर लिए। और अल आ दिन क्या करेंगे, अल ए दिन नहीं, ये जो मोशनल EMF ऐसे जो प्रॉब्लम लगवाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यही पे लाइव क्लास में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षाओं में मोशनल EMF के सवाल कैसे आते हैं, फार्मूले याद रखना, मैनमेंट कंडीशन जब आदि वो तैयार रखना। चलिए होमवर्क लिखिए। और चलो ये कंडक्टर ले लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है, नोट करो, एक कंडक्टर जिसकी लंबाई 1 मीटर है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो है, ये चलो मान लो 2 टेस्ला ले लीजिए, इसमें ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। कंडक्टर यानी है जिसकी लंबाई L है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, L कंडक्टर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ये ऐसे यानी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, स्ट्रेंथ यानी 2 टेस्ला है, भाई इतना यानी EMF इंड्यूस कर देगा, उसके अक्रॉस इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा अक्रॉस द एंड ऑफ दैट मूविंग कंडक्टर। निकाल सकते हो, ये डाटा दिए गए इसी प्रॉब्लम में। वो आपको ये EMF इंड्यूस करके निकाल के दिखाना है, अक्रॉस EMF नहीं इंड्यूस, या पूरा दे रहे EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए मूविंग स्ट्रेट कंडक्टर। जो मूविंग स्ट्रेट कंडक्टर है, उस मूविंग स्ट्रेट कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस इतना EMF इंड्यूस होगा। ये निकाल देना, डाटा आपको दिए गए, मतलब सिंपल सवाल हो गया 2 नंबर का। और अभी अरे ये 2 मिनट के अंदर हमें भेज दीजिए। थैंक यू।